दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है तेवर वाली बहू। रोशनी ने जैसे ही कॉलेज के अंदर प्रवेश किया, पानी की बॉल लेकर पेड़ पौधों में पानी दे रहे विक्रांत जी की बॉल से पानी के छींटे रोशनी के ऊपर पड़े। रोशनी चिल्लाती हुई कहती है, सिक्योरिटी, इस बुढ़े को अभी के अभी कॉलेज से बाहर निकालो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। इस बुढ़े को मालिक की नौकरी किसने दी? विक्रांत जी कहते हैं, बहू, तुम जिस कॉलेज में इंटरव्यू देने आई हो, मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और आज का इंटरव्यू मैं ही लेने वाला हूँ। जिसे सुनकर रोशनी दंग रह जाती है। काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत में आगे रोशनी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू का समय हो रहा है। 8 बजे मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। हाँ, मैं अभी बस 5 मिनट में नहा कर आई और फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। गुड़िया को भी दूध पिला दिया है। जब तक मैं नहा कर आती हूँ, तुम जल्द से मेरे लिए 2 ब्रेड सेक दो। रोशनी नहाने के लिए चली गई। आकाश गोदी में अपनी 2 साल की बेटी को लिए रसोई में अपनी पत्नी रोशनी के लिए ब्रेड सेकने लगा। रोशनी के आने के बाद दोनों ब्रेड और चाय से नाश्ता खत्म करके और फटाफट से रोशनी अपने इंटरव्यू के लिए निकल पड़ती हैं। जाने से पहले आकाश रोशनी से कहता है कि उम्मीद करता कि तुम्हें यह नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हम दोनों के हालात कुछ सुधरेंगे। अभी तो हम दोनों के हालात ऐसे हैं कि अपनी बेटी और अपना पेट ही भर पाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से उधारी वालों ने परेशान कर रखा है। पड़ोस में दरवाजे के पास बैठे हुए शशिकांत जी रोशनी और आकाश की बातों को सुन लेते हैं। मन ही मन बड़बड़ाते हैं कि यह सब तुम लोगों के कर्मों का ही फल है, जो आज खाने के बाद कल के लिए बैठे हो। किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास? सब कुछ तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सब करके दिया था। बंगले से लेकर गाड़ी तक तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी, लेकिन अपने पिता की दी हुई संपत्ति की तुमने कदर नहीं की और न ही अपने पिता की कदर की। अपने पिता की उम्र का भी ख्याल न रखा और उन्हें ऐसी जगह छोड़ आए कि मैं दोबारा से अपने मित्र विक्रांत से नहीं मिल पाया हूँ। मैंने उनको ढूंढने की कितनी कोशिश की है, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं मिले। पता नहीं मेरे मित्र को तुमने कहाँ कर दिया। अपने मन ही मन शशिकांत जी बड़बड़ाए जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल की आवाज़ से वह रोशनी और आकाश की तरफ देखते हैं। रोशनी शशिकांत जी की तरफ आती है और कहती है, काका, आशीर्वाद दीजिए। आज मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ बेटा। जिसने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया था, तुम उसका मान न रख पाई, तो अब मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद न दे पाऊंगा। इतना कहकर शशिकांत जी घर के अंदर चले गए, क्योंकि रोशनी और आकाश ने अपने पिता विक्रांत जी के साथ जो किया था वह सही नहीं था। शशिकांत जी ने अपने मित्र को अपने ही घर में तड़पते हुए देखा है। आज जब समय की मार पड़ी तो वही बेटे बहू आशीर्वाद लेने के लिए आ गए। अपने घर के बुजुर्ग को कंकाल मात्र बनाकर पता नहीं कहाँ छोड़ आए हो और मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को कभी नहीं मिलेगा। दरअसल 5 साल पहले रोशनी और आकाश लखनऊ के एक बहुत ही धनी इलाके में बड़ी सी कोठी में अपने पिता विक्रांत जी के साथ रहते थे। विक्रांत जी आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, जिसे कॉलोनी में उन्होंने अपनी कोठी बनवाई थी। वह आर्मी अफसर की कॉलोनी थी। शशिकांत जी भी विक्रांत जी के साथ आर्मी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र भी थे। विक्रांत जी के एक ही बेटा आकाश था। दुर्भाग्य से बेटे की शादी के पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के बिना विक्रांत जी को घर में बड़ा ही सूना सूना लगता था। बेटी की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। नौकरी लगने से पहले ही विक्रांत जी ने अपने बेटे की शादी करने के लिए कहा,
तो बेटा तुम्हारी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। जल्दी से अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लो और इस घर में एक बहू ले आओ। एक औरत के बिना घर बड़ा सूना लगता है। जब तक तुम्हारी माँ थी घर एकदम भरा भरा लगता था, अब तो खाली घर काटने को दौड़ता है। तुम भी पढ़ाई के लिए कॉलेज चले जाते थे, घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। हालांकि विक्रांत जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आर्मी में एक अफसर थे, खूब सारा पैसा था। ऑफिसर कॉलोनी में उन्होंने अपनी एक 500 गज की कोठी भी बना ली थी और अभी जिस कोठी में रह रहे थे अपनी पत्नी के साथ हुआ है, उस कोठी में 2 ही रह पाए, लेकिन बेचारी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी नीलिमा को याद करके विक्रांत जी भावुक हो जाया करते थे। यह घर मैंने तुम्हारी पसंद से बनवाया था और इस घर में तुम मन भर के रह भी नहीं पाई। हर चीज उनकी पसंद की थी। घर की एक एक चीज में वह अपनी पत्नी की यादों को संजोए हुए थे। कुछ ही महीनों में आकाश की नौकरी लग गई और सबसे अच्छी बात यह थी कि नौकरी लखनऊ शहर में ही थी। नौकरी लगने के बाद ही विक्रांत जी अपने बेटे आकाश की शादी रूपा से करा देते हैं। शुरू के कुछ महीनों में तो रूपा अपने ससुराल में ठीक ठाक रही, लेकिन बाद में उसका रवैया विक्रांत जी के प्रति बदलता चला गया। वह सुबह सोकर ही 9 बजे तक उठती थी, देर रात तक पार्टियां करना, हर दूसरे दिन शॉपिंग करके जाना, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमते रहना, यह सब उसे बहुत पसंद था। हालांकि विक्रांत जी अपनी बहू को कहीं भी आने जाने से रोकते टोकते नहीं थे। घर में खाने पीने के लिए भी रसोइयां लगा था, साफ सफाई के लिए भी नौकर चाकर लगे हुए थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि रोशनी अपने पति के साथ महीने में 15 से 20 दिन घूमने में ही निकाल देती थी, जिससे आकाश के ऑफिस से फोन आने लगते थे कि तुम ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले रहे हो, तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे, इतनी ज़्यादा छुट्टियां लोगे तो आगे चलकर तुम्हें दिक्कत भी होगी। लेकिन रोशनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि ससुर की कोठी बनी हुई है, अच्छी खासी घर में पेंशन आ रही है, तो मेरे पति को कमाने की क्या ज़रूरत है। इस बुढ़े के पैसे को ही हम उड़ाएंगे। एक दिन विक्रांत जी बाहर गमले में लगे हुए पौधों में पानी दे रहे थे। दरअसल बागवानी का शौक विक्रांत जी की पत्नी को बहुत था। उन्होंने अपने हाथों से गमले में तरह तरह के फूलों वाले पौधे लगाए थे, साथ ही साथ किचन गार्डनिंग भी की थी। वैसे तो विक्रांत जी की गार्डनिंग का कुछ खास शौक नहीं था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद अपने खालीपन को भरने के लिए कोई पत्नी के हाथ में लगाए हुए पेड़ पौधों में और गमलों में सुबह शाम पानी दिया करते थे। एक दिन रोशनी तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मॉल में किटी पार्टी करने के लिए जा रही थी। विक्रांत जी पौधों में पानी दे रहे थे, तभी सामने से रोशनी गुजरी और पानी के कुछ छींटे रोशनी के ऊपर पड़े, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। वह अपनी सहेलियों के सामने आंखें चौड़ी करती हुए बोली, बुढ़े दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी यहाँ खड़ी हूँ फिर भी मेरे ऊपर पानी डाल दिया। सुबह शाम पानी का पाइप लेकर घूमता रहता है, पूरे घर को गीला कर देता है। अब मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वैसे ही इतनी लेट हो रही थी, तुम्हारी वजह से और भी लेट हो जाऊंगी। विक्रांत जी अपनी बहू का मुंह ताकते रह गए। बहू अपनी सहेलियों के सामने किस तरह से मुझसे बात कर रही हूँ, यह बहू का क्या तरीका है मुझसे बात करने का। वह कुछ कह पाते इससे पहले बहू पैर पटकती हुई अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। विक्रांत जी अपनी बहू के रवैये से बहुत दुखी थे। जरा से पानी के छींटे क्या पड़े, बहू ने सबके सामने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की। पानी ही तो था, थोड़ी देर में सूख जाता और मुझे क्या पता था
कि जब मैं पानी की बॉल लेकर मुड़ने वाला था तो पीछे से तुम आने वाली हो। शाम को विक्रांत जी अपने बेटे से इस बारे में बात करते हैं तो आकाश भी गुस्से से कहता है, रोशनी सही तो कह रही थी पापा, तुम भी जरा से गमले में पूरा दिन पानी देते रहते हो, पता नहीं इन गमलों से तुम्हें क्या लगाव है। किसी दिन गुस्सा आया तो तुम्हारे सारे गमले उठा के फेंक दूंगा। पूरे बेड में मिट्टी मिट्टी किए रहते हो। बेटा तुम्हें तो पता है वह गमले तुम्हारी माँ के हाथ से लगाए हुए हैं, तो क्या हो गया पापा, मिट्टी के ही तो गमले हैं, कोई कल्प वृक्ष तो नहीं है जिनको हम उखाड़ के नहीं फेंक सकते। अब जो भी करना हो ध्यान से करना। रूपा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने बहू बेटे का रूप देखकर विक्रांत जी को आने वाले समय का अंदेशा होने लगा कि आगे का समय या कहिए उनका बुढ़ापा ठीक नहीं जाएगा। इन्हीं बातों से परेशान विक्रांत जी पास के ही पार्क में अपने मित्र शशिकांत के साथ टहलने के लिए चले गए। शशिकांत जी और विक्रांत जी दोनों ही शाम को पार्क में टहलने जाते थे और एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें करते थे। शशिकांत जी अपने मित्र को सलाह देते हैं कि आपको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। अभी तक तो अपनी पेंशन आप बेटे बहू को दे रहे थे, लेकिन बेटे बहू के रवैये को देखते हुए आपको अपने हाथ में कुछ पैसे रखने चाहिए। घर पर आकर विक्रांत जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरे बैंक के कागज और एटीएम का कार्ड मुझे दे दो, मुझे अपने लिए कुछ पैसे निकालने जाने हैं और अपना एटीएम कार्ड भी बदलवाना है। भड़कते हुए आकाश कहता है, क्यों पापा, आपको कार्ड बदलवाने की क्या ज़रूरत है और आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे चाहिए हो तो मैं निकाल के दे दूंगा, लेकिन हाँ बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 1000 रुपये ही दे पाऊंगा। बेटा मेरी ही पैसे मुझे देने से मना कर रहे हो, कार्ड भी मेरा है, मुझे मेरा एटीएम कार्ड वापस चाहिए और मेरे सारे कागज भी वापस करो। जिस पर मेरी पेंशन आती है सब कुछ तुमने अपने पास रखा हुआ है। इसी बात को लेकर के आकाश और विक्रांत जी में एक तीखी बहस हो जाती है। रात में रोशनी अपने पति को भड़काते हुए कहती है, देखो जी यह कोठी तुम्हारे पिताजी के नाम है, अभी तुम्हारे पिताजी के ऐसे तेवर हैं तो आगे चलकर पता नहीं क्या करेंगे। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, इस कोठी को अपने नाम करना पड़ेगा। साथ ही साथ पिताजी की पेंशन भी उन्हीं के अकाउंट में आती है। आज वह अपनी पेंशन पर हक जताने लगे हैं। अभी तक तो हम उनके पेंशन के पैसे खुद ही निकालते थे, खुद ही खर्च करते थे, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं था। हमें उनकी पेंशन के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। आकाश भी कुछ कम नहीं था, उसने भी अपने पिता के बारे में जरा भी ना सोचा और एक कलयुगी बेटे की तरह अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो रोशनी, मैं कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ करूँगा जिससे कोठी मेरे नाम आ जाएगी और पेंशन का एक पैसा भी वह नहीं निकाल पाएंगे। हफ्ते 10 दिन तक रोशनी और आकाश अपने पापा से बात नहीं करते हैं। विक्रांत जी अपनी बहू बेटे के बदले हुए रवैये को और उनके व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक से खाना भी नहीं खाते, रात में नींद भी नहीं आती, चिंता करते रहते हैं, अपनी पत्नी को याद करते। अधिक टेंशन लेने की वजह से एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हफ्ते भर तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर रोशनी और आकाश अस्पताल के कागज़ों के नाम पर अपने पिता से कोठी के कागज़ों पर दस्तखत करा लेते हैं, जिसको विक्रांत जी समझ ही नहीं पाते हैं कि बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है कि बहू बेटे उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे ही कोठी बहू बेटे के नाम होती है, घर आने पर दोनों ने अपने पिता को परेशान करना शुरू कर दिया। अब तो वह ठीक से खाना भी नहीं देते, तबीयत खराब होने की वजह से ठीक से चल भी फिर भी नहीं पा रहे हैं। घुटनों में दर्द होने लगा, अपने मित्र शशिकांत से भी नहीं मिल पाते हैं। कभी कभार शशिकांत जी ही उनके मिलने के लिए आ जाते हैं तो रोशनी और आकाश को खल के निकल जाता है।
विक्रांत जी रात के 12 बजे अपने कमरे में बैठे हैं। आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं है, सूख कर एकदम से कंकाल हो गए हैं। ना तो ठीक से खाना खाने का मन करता है, ना ही उनको कोई परवाह करता है। और शशिकांत जी ने उनसे मिलने आते हैं तो उनको भी बहू बेटे ने बंद कर दिया है। अब घर में के अकेले कमरे में पड़े पड़े उनका दम घुटता है। एक दिन रात के 12 बजे वह बाहर गमलों के पास आकर बैठ गए। रात के 2 बजे बहू बेटे अपनी पार्टी करके वापस आए। गमलों के पास अपने पिता को बैठा हुआ पाया तो भड़कते हुए कहने लगे, तुम्हें बाहर निकलने की क्या जरूरत थी, चुपचाप से अंदर जाकर बैठो। बहू बेटे की बात सुनकर विक्रांत जी उठकर अपने कमरे में जाने ही वाले थे कि अचानक से सीढ़ियों के पास लड़खड़ा कर गिर पड़े, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहू बेटे उन पर और भड़कते हुए बोले, ठीक से चला नहीं जाता, अब मेरे लिए और काम बढ़ा दिया। कौन तुम्हारी सेवा करेगा, कौन अस्पताल ले जाएगा, कौन दिखाएगा। अब मुझसे यह सब नहीं बनेगा। पहले ही इतने बीमार थे, ऊपर से तुम्हारे पैर टूट गए हैं। मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं बनेगी। आकाश, तुम सही कह रहे हो, किसी वृद्धाश्रम में भेज दो उनको। दूर के शहर में किसी एक वृद्धाश्रम में बात करो और इस बुढ़े को उधर ही भेज दो। पैरों में दर्द की वजह से विक्रांत जी कराह रहे हैं और अपने बहू बेटी को इतनी कड़वी बातें सुनकर अपना दर्द भूल गए। कहते हैं, बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेजोगे? यह मेरा घर है, कोठी मैंने बनवाई है, मेरा नाम है। निकलना है तो तुम इस घर से निकल जाओ। मुझे पेंशन मिलती है, मैं अपने पेंशन से अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूँगा। रोशनी चिल्लाती हुई कहती है, यह कोठी तुम्हारी नहीं है, अब मेरे नाम हो गई है। चाहे तो तुम कोठी के कागज भी देख सकते हो। कोठी के कागज अपने ससुर को दिखाती हुई रोशनी कहती है, जिसे देखकर विक्रांत जी दंग रह जाते हैं। और तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? अपने पैरों पर तो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। आकाश, ऐसा करो, कल सुबह होने से पहले ही बूढ़े को दूर के शहर में किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। अपने बहू बेटी की बातें सुनकर विक्रांत जी तड़प गए। उस घर को कैसे छोड़ दें जिस घर को उन्होंने अपने इतने मन से बनवाया है। जो घर उनका है, आज उसी घर में बहू बेटे निकाल रहे हैं। लेकिन बहू बेटे ने किसी की नहीं सुनी। रात को ही दोनों ने हाथ पैर पकड़कर विक्रांत जी को कार में डाला। पैर में बेतहाशा दर्द हो रहा था। बहू बेटे इतने निर्दयी हो गए कि उन्होंने अपने पिता को अस्पताल में दिखाने की जरूरत भी नहीं समझी। अस्पताल दिखाने की जगह एक दूर के शहर में वृद्धाश्रम में छोड़ आए और पलट के भी नहीं देखा। अपने बहू बेटे के इतने भयानक मंजर को देखकर विक्रांत जी के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना दर्द उन्हें अपने टूटे हुए पैर का नहीं है, उतना दर्द अपने बेटे के व्यवहार से हो रहा है। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने प्यार से अपने बेटे को पाला था, कितने अरमानों से घर में बहू लेकर आए थे कि बहू आएगी तो घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, घर में अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी बुढ़ापे पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। बहू बेटे विक्रांत जी को वृद्धाश्रम के अंदर भी लेकर नहीं गए थे, वह बाहर ही छोड़ आए। जब सुबह के 5 बजे वृद्धाश्रम का मैनेजर जागा और उसने बाहर किसी के कराहने की आवाज़ सुनी तो भाग कर आया। विक्रांत जी की हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने फटाफट से विक्रांत जी को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया, टूटे हुए पैर पर प्लास्टर चढ़वाया। 2 महीने तक विक्रांत जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहा। इधर शशिकांत जी घर में अपने मित्र के न दिखने पर बड़े परेशान थे। कई बार उनके बेटे बहू से पूछने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही विक्रांत जी के बारे में पूछने पर भड़क जाते थे, कुछ नहीं बताते थे। लेकिन शशिकांत जी को इतना समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों का हाथ जरूर है, क्योंकि विक्रांत जी ने उन्हें अपने बेटे बहू के बारे में बहुत कुछ बताया था। बहू बेटे किस तरह से परेशान करते हैं यह सब भी उन्हें पता था। कई जगह शहरों में उन्होंने अपने मित्र को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वह वैसा भुगतता है। आकाश और रोशनी के साथ भी यही हुआ। उन दोनों ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ जो किया था उसका फल तो
उन्हें मिलना ही था। ऑफिस में इतनी ज़्यादा छुट्टियां करने की वजह से आकाश की नौकरी चली गई। इस बीच रोशनी को एक बेटी भी पैदा हो गई। घर में खर्च इतने ज़्यादा हो गए थे। बिना नौकरी के रोशनी और आकाश अपने घर के खर्चों को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि पहले से ही शॉपिंग और पार्टियां करने का इतना ज़्यादा शौक था कि एक भी पैसा बचा कर नहीं रखते थे। जगह जगह से उधारी ले रखी थी। उधारी अधिक होने की वजह से आखिर में रोशनी और आकाश को अपने पिता की वह कोठी बेचनी पड़ी, जिसे उन्होंने अपने पिता से धोखे से लिया था। कोठी बेचकर वह उसी सोसाइटी में 2 कमरों के एक घर में रहने लगे, जो शशिकांत जी के बगल में ही था। अपने पिता की पेंशन से जैसे तैसे अपने घर के और बच्चे के किराए के खर्चे निकाल रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से बैंक में जाकर पता चला कि जिस अकाउंट से पेंशन के पैसे निकालते थे वह बंद हो गया है। अब तुम पैसे नहीं निकाल पाओगे। आकाश के हाथ पैर फूल गए कि किस तरह घर के खर्च चलाएगा, क्योंकि अब तो घर में 3 सदस्य हो गए हैं। घर में पैसों के लाले पड़े हुए हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, यह कहिए कि सड़क पर आ गए। बस खाने लायक पैसे थे उनके पास, इसके अलावा कोई जरिया नहीं था पैसों का। आज कुदरत ने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया है कि आसमान के तारे नजर आ गए। अब जब अपने ही बच्चे को कुछ खिलाने के लिए नहीं ला पाते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। इसलिए अब उनका स्वभाव शशिकांत जी के प्रति भी बदल गया था। लेकिन शशिकांत जी उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उन दोनों की हकीकत जानते थे। आखिर में रोशनी कहती है, अब हम दोनों और बच्चों के पेट को भरने के लिए मैंने एक स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं ही हाथ पैर मार कर देखती हूँ, जिससे अपने बच्चे को कुछ खिला सकें, अपना पेट भर सकें। इतना सब हो जाने के बाद भी उन दोनों के मन में एक बार भी नहीं आया कि एक बार अपने पिता से जाकर माफ़ी मांग ले, उन्हें अपने साथ ले आए। जैसे ही रोशनी कॉलेज के अंदर इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो उसे कॉलेज की गार्डनिंग एरिया में एक बुढ़ा दिखाई देता है। पता नहीं क्यों रूपा उसकी तरफ बढ़ जाती है। शायद वह बुढ़ा उसे जाना पहचाना सा लग रहा है। पास जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। वह कहती है, लगता है तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं, इसलिए कॉलेज में माली का काम करने लगे हो। ठीक भी है बुढ़े, तेरे लिए यही सही है। घर में रहकर बहुत रोब दिखाता था, देखा कैसे घर से चुटकियों में निकाल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। विक्रांति जी अपनी बहू को देखकर आग बबूला हो जाते हैं और पानी की बॉल को एक तरफ रखने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तो फिर आज फिर से पानी की बॉल से रोशनी के ऊपर पानी गिर जाता है। आज तो पिछली बार से भी ज़्यादा पानी गिर गया था, जिसे देखकर रोशनी चिल्लाती हुई बोली, सिक्योरिटी, इस बूढ़े को अभी के अभी बाहर निकाल कर फेंक दो। पता नहीं इस बूढ़े को इधर किसने माली बनाया है। रूपा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग उधर इकट्ठे हो जाते हैं और रोशनी विक्रांत जी को भला बुरा कहे जा रही है। पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति पूछता है, अरे मैडम जी, लगता है आप स्कूल में नहीं आई हो। हाँ, आज मेरा स्कूल में टीचर के लिए इंटरव्यू है, उसी को देने के लिए आई हूँ। लेकिन यह बुढ़ा इधर क्या कर रहा है? इसको जल्दी से बाहर निकाल कर फेंक दो। इस बदतमीज बुढ़े को मैं और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी विक्रांत जी कहते हैं, बहू, जिस कॉलेज में तुम टीचर के पद के लिए यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। तभी पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है, सर अंदर चलिए, इंटरव्यू के लिए जितने भी लोग आने थे सारे आ गए हैं। आज का सारा इंटरव्यू आपको ही लेना है। विक्रांत जी उस व्यक्ति के साथ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन सब की बातें सुनने के बाद रोशनी का तो यह हाल था कि काटो तो खून नहीं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। बुद्ध की तरह खड़ी हुई है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या यह बुढ़ा इस कॉलेज का प्रिंसिपल है और आज मेरा इंटरव्यू यही लेने वाला है?
यह सब सोच सोच कर उसको घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे इंटरव्यू से निकाल दें, जबकि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वृद्धाश्रम में पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में विक्रांत जी सही देखरेख की वजह से स्वस्थ हो जाते हैं। मैनेजर को जब पता चलता है कि वह फौज में अफसर थे और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वह कहते हैं, मेरे एक मित्र का पास के ही शहर में कॉलेज है, जहां पर वह एक आप जैसे प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे व्यक्ति को ही प्रिंसिपल के पद पर रखना चाहते हैं, जिसके लिए विक्रांत जी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। एक दिन वह अपनी पेंशन के लिए भी कंप्लेन कर देते हैं और बहू बेटे के पास जाने वाली पेंशन बंद हो जाती है। अब पेंशन उन्हीं के अकाउंट में आने लगी। अंदर इंटरव्यू देने के लिए रोशनी जब सामने अपने ससुर जी को बैठा हुआ देखती है तो अपना रंग बदलती हुई गिड़गिड़ाती हुई कहने लगती है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हों और इंटरव्यू आप ही लेने वाले हैं। मुझे जब इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके जाने के बाद हमने इतना सारा कर्जा ले लिया था कि उसके लिए कोठी बेचनी पड़ी। आकाश की नौकरी भी चली गई, मेरी एक बेटी भी है, खाना भी बड़े मुश्किल से खिला पाती हूँ, प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए। विक्रांत जी रोशनी से कहते हैं, पहली बार तो दूर बैठिए, मैं तुम्हारा कोई पापा नहीं हूँ, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और दूसरी बात, मैं तुम्हारी जैसी बदतमीज टीचर को अपने कॉलेज में नहीं रख सकता हूँ, जो बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान ना करना जानती हो, उनका आदर ना करती हो, तो वह दूसरों को क्या खिलाएगी, बच्चों को क्या सीख देगी। तुम्हारे जैसे टीचर की स्कूल में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी इस स्कूल से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी वाले को बुलाकर धक्के मार कर निकलवा दूंगा। बहू बेटे के उनके साथ जो किया था, बहू की शक्ल देखने के बाद विक्रांत जी के दिल में एक एक चीज तीर की तरह चुभ रही थी। वह अपनी बहू को जॉब नहीं देते हैं। रोशनी अपना समूह लेकर कॉलेज से निकल जाती हैं और रोशनी ने जो किया था, सारी चीज़ों का हिसाब विक्रांत जी ने एक साथ कर दिया। आज उसे भी अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन वही है ना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमेशा सभी के साथ अच्छा करने की कोशिश करिए, सभी का सम्मान करिए और कभी भी किसी के साथ धोखा करने का मत सोचना। तो दोस्तों, विक्रांत जी का फैसला कैसा लगा? अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।